भारतीय संविधान के शुरुआती 51 अनुच्छेद, ये सिर्फ मतलब कानूनी धाराएं नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की बुनियाद का एक तरह से खाका है। जी, आज हम इसी खाके की पड़ताल करेंगे। इसमें देश की सीमाओं से लेकर नागरिकता, हमारे मौलिक अधिकार और सरकार के कर्तव्यों तक सब कुछ शामिल है। और हमारा मकसद यही है कि इस जटिल दस्तावेज के पीछे की जो सोच है उसे आसानी से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले अनुच्छेद से। इसमें लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये संघ या यूनियन शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ, फेडरेशन नहीं। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था, है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। देखिए, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर काफी जोर दिया था। अच्छा। उन्होंने साफ कहा कि भारत अमेरिकी फेडरेशन की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। तो इसके मायने क्या हुए? इसके दो बड़े मतलब हैं। पहला, ये संघ टूट नहीं सकता, और दूसरा, किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। उस दौर में तो ये बहुत जरूरी रहा होगा। बहुत ज्यादा। जब देश का बंटवारा हुआ था, सैकड़ों रियासतों को एक करना था, तो यूनियन शब्द भारत की अखंडता पर एक, कह सकते हैं, अमिट मोहर लगाने जैसा था। तो ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि देश की एकता का एक मजबूत ऐलान था। सही पकड़ा आपने। अच्छा, जब देश की सीमाएं और उसका स्वरूप तय हो गया, तो अगला सवाल आता है कि इस देश में रहेगा कौन? यहीं से नागरिकता का अध्याय शुरू होता है। जी, अनुच्छेद 5 से 10 तो ये बताते हैं कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन था, लेकिन असली और मतलब दूरगामी शक्ति जो है वो अनुच्छेद 11 में है। और वो क्या है? वो संसद को भविष्य में नागरिकता से जुड़े किसी भी कानून को बनाने का पूरा अधिकार देता है। और इसी अधिकार का इस्तेमाल हमने हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के रूप में देखा। एकदम सही। राजनीति से हटकर अगर सिर्फ संवैधानिक नजरिए से देखें तो ये संसद द्वारा अनुच्छेद 11 की शक्तियों का ही एक प्रयोग था। तो CAA करता क्या है संक्षेप में? देखिए, ये 1955 के नागरिकता कानून में बदलाव करता है और 3 पड़ोसी देशों से आए 6 समुदायों के लिए नागरिकता की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाता है। पर जाहिर है, जब भी संसद इस शक्ति का उपयोग करती है तो एक बहस छिड़ जाती है। और वो बहस क्या होती है? बहस इस बात पर कि क्या ये कानून संविधान के दूसरे हिस्सों, जैसे अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के साथ मेल खाता या नहीं। अच्छा, तो यहीं पर संविधान के अलग अलग हिस्सों के बीच का वो संतुलन सामने आता है। बिल्कुल। और ये संतुलन मौलिक अधिकारों पर आते ही और भी दिलचस्प हो जाता है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, पर क्या चीज इन्हें सिर्फ कागजी वादों से ज्यादा बनाती है? इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका न्यायोचित होना, जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? सीधा सा मतलब है कि अगर आपके इन अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट? जी, इसलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि बिना इलाज के अधिकार देना मतलब बेईमानी है। अधिकारों की बात करते हुए मैंने एक स्वर्ण त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, अनुच्छेद 14, 19 और 21। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत न्यायिक सोच है। ऐसा लगता है कि अदालतें इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखती हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 19 यानी बोलने की आजादी, और अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार। आप सोचिए, बिना समानता के आजादी का क्या मतलब, और बिना जीने के अधिकार के बाकी दोनों अधिकार तो बेकार हैं। सही बात है। और खासकर अनुच्छेद 21, वो तो समय के साथ बहुत विकसित हुआ है। अब इसका दायरा सिर्फ जीने तक नहीं, बल्कि गरिमा से जीने, निजता का अधिकार, यहां तक कि स्वच्छ पर्यावरण तक फैल चुका है। तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल। तो अगर मौलिक अधिकार वो सीमाएं हैं जो राज्य को पार नहीं करनी चाहिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP वो लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये दोनों एकदम अलग हैं, है ना? हाँ, और सबसे बड़ा अंतर यही है कि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं। मतलब इनको लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। ये सरकार के लिए एक तरह से नैतिक मार्गदर्शन है, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन या समान नागरिक संहिता का लक्ष्य। इसी पर मुझे याद है संविधान सभा के सदस्य KT शाह ने वो मशहूर टिप्पणी की थी। हाँ, कि ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधानुसार ही अदा करेगा। क्या बेहतरीन कटाक्ष था। और ये आज भी प्रासंगिक है। ये संविधान के भीतर की एक बुनियादी तनाव को दिखाता है
एक तरफ व्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ पूरे समाज का भला। तो इन पहले 51 अनुच्छेदों को देखें तो ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है, व्यक्ति और समाज के बीच, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच। बिल्कुल, ये संविधान की आत्मा के दो पहलू हैं। एक तरफ वो नागरिक को राज्य की असीमित शक्ति से बचाता है, तो दूसरी तरफ वो राज्य को एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बनाने का रास्ता दिखाता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जरूर। ये देखते हुए कि निर्देशक तत्व जैसे समान नागरिक संहिता कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, जब कोई सरकार इन नैतिक आदर्शों को अनिवार्य कानून में बदलने की कोशिश करती है, तो इसका समाज के लिए क्या मतलब होता है? मतलब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक लक्ष्यों के बीच संतुलन में क्या नई चुनौतियां और अवसर पैदा करता है।